यूजीसी के नए नियम को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बवाल है। खासकर में जनरल कैटेगरी के बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन हटाने वाला लॉ नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने वाला लॉ है। इससे बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार होगा जनरल कैटेगरी के बच्चों पे कैंपस के अंदर। उनके ऊपर झूठा मुकदमा किया जाएगा, उनके ऊपर झूठा ट्रायल किया जाएगा, जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। लेकिन क्या ये सही है? मेरा नाम आशुकेश तिवारी है, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट रहा हूँ। और मेरे हिसाब से ये जितनी भी बातें सोशल मीडिया पे बताई जा रही है, ये बातें झूठी या फिर अधूरी है। ये पूरा का पूरा लॉ मेरे पास है, मैंने इस लॉ को पढ़ा, मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा, मैंने इस लॉ को पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि जो बातें सोशल मीडिया पे हो रही है वो अधूरी बातें हैं, वो झूठी बातें हैं, वो बातें आपको ठीक से नहीं बताई जा रही है, पता नहीं क्यों, या फिर वो लोग डर क्यों रहे हैं जिनको नहीं डरना चाहिए, खासकर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। तो क्या कहता है ये लॉ? चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इस लॉ को लेकर एक बात जान लीजिए, ये लॉ सिर्फ कास्ट के ऊपर बात नहीं करता, ये कास्ट, रिलीजन, माइनॉरिटी, जेंडर, डिसेबिलिटी सबके ऊपर बात करता है। यानी SC ST OBC के अलावा ये मुसलमान, इसके अलावा क्रिश्चियंस, इसके अलावा अलग अलग जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उसके ऊपर बात करता है। जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी इसके ऊपर बात करता है। डिसेबल्स पर्सन के भी राइट्स के ऊपर ये बात करता है। आगे बताता हूं, जो इस लॉ में सबसे बड़ी गड़बड़ी और धांधली के तौर पे देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। यानी अगर कोई कंप्लेन जनरल कैटेगरी के बच्चों को लेकर की जाती है तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी को इक्विटी कमेटी के नाम से जाना गया है। इक्विटी कमेटी में कुछ मेंबर्स होंगे और वो मेंबर्स ये फैसला करेंगे या फिर ये पड़ताल करेंगे कि क्या ये जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, गलत है। अब जो सबसे पहली बात कही जा रही है कि उस कमेटी में सिर्फ 5 लोग होंगे, वो झूठी है। और उस 5 लोगों में जो रिप्रेजेंटेशन की बात कही है वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है, उसमें SC ST OBC, एक महिला होनी चाहिए और एक डिसेबल पर्सन होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि इस कमेटी में ये 5 लोग होने चाहिए, SC ST OBC। लेकिन जो महिला होगी उसकी कोई कास्ट या फिर कोई रिलीजन डिफाइन नहीं किया गया, वो किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन की हो सकती है, या फिर जो डिसेबल पर्सन है वो भी किसी भी कास्ट या फिर किसी भी रिलीजन का हो सकता है। इसके अलावा भी इस कमेटी में लोग होंगे, इस कमेटी में 9 से 10 लोग होंगे और उन 10 लोगों के बीच में इन 5 रिप्रेजेंटेशंस को आपको दिखाना है। उन 10 लोगों में कौन कौन शामिल होंगे? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शामिल होंगे, 3 प्रोफेसर शामिल होंगे या फिर सीनियर फैकल्टी जो कि उस कॉलेज के होंगे, एक नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल होगा, यानी जो पढ़ाता नहीं होगा लेकिन वो कॉलेज का स्टाफ होगा। इसके अलावा 2 रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे सिविल सोसाइटी के, यानी उस सोसाइटी के जो कि उस सोसाइटी में काम कर रहे हो, यहाँ वो वहाँ के मेयर हो सकते हैं या फिर जाने मानी कोई हस्ती हो सकती हो जो कि सोशल वर्क करते हो उस पर्टिकुलर एरिया में। एक बात याद रखिए, इनका कोई कास्ट या फिर रिलीजन डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, यानी जनरल कैटेगरी के भी ये हो सकते हैं। इसके अलावा 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कॉलेज से 2 स्टूडेंट को भी चुना जाएगा, उनका भी कोई कास्ट या फिर रिलीजन नहीं डिफाइन किया गया है, वो किसी भी कास्ट या फिर किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। और उनको चुना किस बेसिस पे जाएगा? उनके मेरिट पे बेसिस पे चुना जाएगा, उनके एकेडमिक्स के बेसिस पे चुना जाएगा, उनके स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के बेसिस पे चुना जाएगा। यानी जो टॉपर काइंड ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट के, उनको चुना जाएगा, वो उस कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी जो EOC सेंटर बनाया जाएगा एक, जो कि निगरानी रखेगा पूरे कैंपस में कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन या फिर कहीं भेदभाव या फिर कहीं रेसिज्म तो नहीं हो रहा, उसको लेके जो एक बॉडी बनाई जाएगी, उस बॉडी का जो कोऑर्डिनेटर होगा उसका भी कोई रिलीजन या फिर कास्ट डिफाइन नहीं किया गया है, उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी तकरीबन 9 से 10 लोगों की ये कमेटी होगी और ये 9 से 10 लोगों की कमेटी मिलकर जांच करेगी, जो कि ये पता लगाएगी कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर किसी के ऊपर आरोप लगाया गया है तो आरोप सही है या गलत है। ये बात ध्यान में रखिए, एक तरफा फैसला नहीं आने वाला है और एक तरफा किसी एक कास्ट का इंसान बैठ के वहां पे फैसला नहीं लेने वाला। इसके अलावा भी अगर वो कमेटी फैसला सुना देती है आपके अगेंस्ट में, अगर वो कमेटी आपके अगेंस्ट में फैसला सुना देती है तो ऐसा ही नहीं होगा कि वो फैसला एक तरफा मान लिया जाएगा। अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आया है और आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप लोकपाल को अपील कर सकते हैं। लोकपाल एक ऑनबोर्ड पर्सन, मतलब एक और इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट असाइन करेगा जो कि आपके कॉलेज आएगा और आपके कॉलेज में जो आपके ऊपर फैसला लिया गया है उसके ऊपर 30 दिनों के अंदर अंदर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उस जांच को देखेगा, पढ़ेगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि हाँ मेरे साथ भेदभाव हुआ है या फिर ये जो रिजल्ट आया है वो अच्छा रिजल्ट नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया है, एक बार और इसे आपको देखना चाहिए, तो जो लोकपाल होगा स्थानीय, वो एक रिप्रेजेंटेशन भेजेगा आपके कॉलेज में। वो उस कॉलेज में आपका जो पूरा का पूरा मामला होगा उसका देखरेख करेगा, उसके ऊपर एक और जांच करेगा और उसके जांच का जो भी खर्च आएगा उसकी एक फी डिसाइडेड होगी, उसका उस फी का जो भी खर्च आएगा वो पूरा का पूरा आपका कॉलेज भरने वाला है। स्टूडेंट को 1 रुपए भी अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। और जब कॉलेज वो पैसा या फी भरेगा तो ये जो जांच होगी, जो कि एक लोकपाल बाहर से आएगा कॉलेज में जांच करने के लिए, तो ये जांच इंडिपेंडेंट होगी। तो ये मान लेना कि एक मोनोपोली है या फिर एक तरफा फैसला दे दिया जाएगा जांच के बाद, ये जरा सर गलत है। एक और बात जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि ठीक है, मैं मानता हूं इसमें एक क्लॉज है कि अगर लोकपाल जांच करता है या फिर कमेटी भी जांच करती है और जांच में ये पाया जाता है कि जिसने आरोप लगाया है वो आरोप झूठा है या फिर गलत है, तो उसके ऊपर कोई प्रावधान या फिर कोई चार्ज या फिर कोई कंपनसेशन, मतलब बेसिकली कोई दंड नहीं दिया जाएगा उसे, मतलब कोई पैसे से रिलेटेड हो या फिर किसी भी तरीके की कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की जाएगी। ये एक क्लॉज है जो कि मैं मान सकता हूं कि बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा एक और बात ये भी है कि इसमें विमेन और डिसेबल पर्सन की बात की गई है। विमेन और डिसेबल पर्सन की जब इसमें बात की गई है तो इसमें ये नहीं बोला गया है कि विमेन किसी पर्टिकुलर कास्ट की होनी चाहिए या फिर विमेन किसी पर्टिकुलर रिलीजन की होनी चाहिए, या फिर जो डिसेबल पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट की होना चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर बेसिकली रिलीजन का होना चाहिए। यानी अगर महिला
स्वर्ण जाति की है, जनरल कैटेगरी की है, तो वो अपील कर सकती है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा कि महिला का कोई कास्ट या फिर कोई बेसिकली कोई रिलीजन डिफाइन किया गया, या फिर डिसेबल पर्सन का कोई कास्ट या फिर कोई बेसिकली रिलीजन डिफाइन किया गया हो, यानी वो किसी भी कास्ट की हो तो वो अपील कर सकती है। अगर मैं साफ साफ बोलूं तो इसका क्रिटिसिज्म एक वैलिड इस तरीके से हो जाना चाहिए कि ठीक है, अगर जो फॉल्स एक्विजिशन लगा रहा है कुछ लोगों को परेशान करने के लिए, उसको दंडित करना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। और ये भी एक तरफ दिया जा सकता है कि जब आपने SC ST OBC को उसमें ऐड कर ही लिया तो जनरल कैटेगरी को भी ऐड कर ही लेते, क्या ही जाता है, अगर ऐड कर लेते तो कुछ ऐसा होता नहीं। लेकिन अगर आप मोटे मोटी तौर पे सब कुछ देखिएगा, अगर परखिएगा, तो आपको यही नजर आएगा कि इस लॉ में उतनी कुछ खामियां नहीं है। एक बात और याद रखिए, नई UGC लॉ पावर क्रिएट नहीं करता है, ये जस्टिस क्रिएट करता है, ये अकाउंटेबिलिटी तय करता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो सरकार लॉ लेके आई है वो कभी भी पावर क्रिएट करने के लिए लॉ लेके नहीं आई है, ये एक जस्टिस सिस्टम और एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए लॉ लेके आई है, जिसमें कभी भी इंस्टीट्यूट को पावर नहीं दिया गया है। आप ऊपर अपील कर सकते हैं और जांच में भाग ले सकते हैं। तो ये था जो मेरा इन्वेस्टिगेशन था, जब मैंने ये पूरा का पूरा लॉ पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया। मैं जानता हूँ ये वीडियो लंबी हो गई है, रील के लिए नहीं होगी, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे।